हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 मकर लग्न श्लोक नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 8 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि रविचंद्र बुधा लग्ने व्ययो शुक्र कुजा यदि भ्रातृभाग्यम स्वभाग्यम च प्राप्नोति मृगजो नरः। इसका मतलब ये कहते हैं कि लग्न के अंदर अगर मकर लग्न हो किसी भी जातक का और उसके अंदर लग्न के अंदर सूर्य चंद्र और बुध विराजमान हो और व्यय स्थान के अंदर शुक्र और मंगल हो, तो मकर लग्न का जो भी जातक है उसके भाई और वो खुद दोनों भाग्यशाली होते हैं। अब कुंडली के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इधर मकर लग्न है, लग्न के अंदर सूर्य चंद्र बुध है और व्यय स्थान यानी 12वें स्थान के अंदर शुक्र मंगल है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में अंदर बनती है तो आप खुद भी भाग्यशाली बनते हैं और आपके भाई भी भाग्यशाली बनते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों है? तो मकर लग्न के अंदर जो बुध है हमारा, वो भाग्य स्थान का स्वामी है और लग्न के अंदर बैठने की वजह से वो बलवान होता है। चंद्र भी लग्न के अंदर बैठा है और स्वस्थान कर्क को देख रहा है। सामने आप सातवीं दृष्टि आप देखेंगे तो चंद्र लग्न के अंदर बैठा हुआ है और सातवीं दृष्टि अपने खुद के स्थान के ऊपर कर रहा है। सूर्य भी लग्न के अंदर है, जो कि अष्टमेश से। लेकिन पाराशर ऋषि का एक नियम है, आपको पता होगा कि सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष लगता नहीं है। ये कॉमन नियम है, आपको पता ही होगा। तो पाराशर के ऋषि के हिसाब से भी आप देखा जाए तो सूर्य और चंद्र जो है वो अष्टमेश का दोष लगता नहीं है। तो वो लग्न के अंदर है, लग्न के अंदर सूर्य चंद्र और बुध होने की वजह से बुध लग्न के सूर्य लग्न से और बुध लग्न से और चंद्र लग्न से भाग्य होके लग्न के अंदर बलवान होता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य लग्न भी यही हुआ, चंद्र लग्न भी यही हुआ। तो ये बुध जो है वो भाग्य स्थान के अंदर बैठने की वजह से वो अति बलवान होता है। भाग्य स्थान का स्वामी है और भाग्य से और भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो लग्न के अंदर बैठने की वजह से वो अति बलवान होता है। और भाग्य बलवान होने की वजह से आप भाग्यशाली ऑटोमेटिकली होते हैं, वो तो आपको कॉमन पता ही होगा। छोटे भाई के हिसाब से हम देखे जाए तो देखिए, छोटा भाई है वो किस स्थान से देखा जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि छोटा भाई जो है वो तीसरा स्थान जो हमारा होता है वो उसे देखा जाता है। तो तीसरे स्थान से नौवा स्थान का मालिक कौन होता है? मंगल होता है। तो मंगल है वो तृतीय स्थान से दसम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं, कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे तो तीसरे स्थान का मालिक जो है वो तीसरे स्थान से नवमेश क्यों देखा जाता है? तो वो भाग्य स्थान का मालिक होना चाहिए। तो तीसरे स्थान के से नवमेश कौन होता है? तो देखिए, ये 7, 8, 9 8वें स्थान का मालिक कौन है? मंगल है। और मंगल कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय स्थान से 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इधर से आप देखा जाए तो इधर से काउंट करना है आपको। तीसरे स्थान में तीसरे स्थान को ही लग्न बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने भाइयों के बारे में देखना है। तो तीसरे स्थान से देखा जाता है। छोटे भाई जो है वो तीसरे स्थान से देखा जाए तो तीसरा स्थान है, वहां से आप 10वें स्थान के अंदर मंगल विराजमान है। मंगल कौन से स्थान का मालिक है? तो वो 9वें स्थान का मालिक है। तो देखिए, इसी वजह से जातक के भाई भी नसीबदार होते हैं। अब बड़े भाई के लिए हम जानेंगे। तो बड़े भाई का जो स्थान होता है वो आपको पता है कि लाभ स्थान होता है। लाभ स्थान यानी 11वां स्थान होता है। 11वें स्थान के मालिक 11वें स्थान से भाग्य स्थान का मालिक जो है वो चंद्र होता है। आप इधर से काउंट करेंगे, 11वां स्थान जो हमारा है भाग्य स्थान, सॉरी लाभ स्थान, वहां से हम उसको ही लग्न बना के हम काउंट करेंगे तो भाग्य स्थान में कौन सी राशि आती है? कर्क राशि आती है, यानी चंद्र है। और उसी वजह से लग्न के अंदर बैठा हुआ चंद्र जो है वो स्वगृही कर्क के ऊपर भी दृष्टि कर रहा है। अब इधर से देख सकते हैं कि चंद्र भी है वो इधर विराजमान है और सातवीं दृष्टि इधर कर रहा है। इधर हमने 11वें स्थान को लग्न बनाया, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9वें स्थान का मालिक कौन है? सूर्य है। और सूर्य कहाँ विराजमान है? इधर विराजमान है। आपको पता ही है, सूर्य इधर लग्न स्थान के अंदर विराजमान है और वो कर्क के रोज राशि के ऊपर भी दृष्टि कर रहा है।
तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बड़े भाई भी आपके नसीबदार होते हैं। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 9 के बारे में। श्लोक नंबर 9 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मृगजन्मा मंद सौम्य भाग्यस्थो भाग्यवान भवेत व्ययस्थो राहु जीवो तु राहु योग प्रदो भवेत। इसका मतलब यह है कि मकर लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है उसका शनि और बुध नवम स्थान के अंदर हो तो वो भाग्यशाली होता है, और राहु और गुरु व्यय स्थान के अंदर हो तो राहु योगप्रद होता है। अब कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे तो देखिए इधर मकर लग्न की कुंडली है और 12वें स्थान के अंदर राहु और गुरु है जैसा कि कुंडली में बताया है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो राहु आपका योगप्रद होता है, और अगर 9वें स्थान के अंदर चंद्र और शनि और बुध विराजमान है तो वो भाग्यशाली जातक होता है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया है, तो हमने पिछली कुंडली में पिछले श्लोक के अंदर भी देखा कि बुध भाग्यश होता है और शनि लग्नेश है, यानी कि द्वितीयश भी है और लग्नेश भी है। तो लग्नेश नवम के स्थान के अंदर और भाग्येश नवम स्थान के अंदर स्वगृही होकर बल मिलता है उनको। देखिए नवम स्थान लग्नेश जो है वो इधर शनि है और वो भी 9वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, और भाग्येश कौन सा है, भाग्येश जो है वो हमारा बुध है। तो बुध की राशि कौन सी है, एक तो मिथुन हो गई और एक कन्या हो गई। तो दोनों का मालिक बुध है, वो 9वें स्थान के अंदर यानी भाग्य स्थान का मालिक खुद भाग्य के अंदर विराजमान है। इसी वजह से ऐसी अगर युति होती है, लग्नेश और भाग्यश का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको शुभ फल ही देता है और भाग्यशाली बनाता है। तो ये इधर ऐसी कंडीशन बनती है, इसी वजह से जातक भाग्यशाली बनता है। अब सेकंड नंबर का जो हमारा बात है वो जानते हैं कि राहु इधर व्यय के अंदर गुरु के साथ है। व्यय स्थान के अंदर आप देख सकते हैं कि वो गुरु के साथ है। धन कारक गुरु है, आप देख सकते हैं क्यों धन कारक है, लेकिन राहु गुरु साथ है, वो योग कारक कैसे हो सकते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन होना चाहिए। तो गुरु मकर लग्न के अंदर पाप ग्रह है। मकर लग्न के अंदर आपको देख सकते हैं कि गुरु जो है वो तीसरे और 12वें स्थान का मालिक है, पाप ग्रह है, व्ययेश और तृतीयेश होता है। और उसी के साथ राहु भी है, वो योग कारक होता नहीं है, लेकिन रामानुजाचार्य ने पता नहीं क्यों कहा है कि राहु है वो आपको शुभ फल देता है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि देखिए धन कारक गुरु है, वो व्यय स्थान के अंदर शुभ माना जाता है या तो शुभ गिना हुआ है, इसी वजह से वो राहु के साथ विराजमान है, इसीलिए राहु को योग कारक माना गया है, ना कि सिर्फ गुरु को। मेरा ये मानना है, बाकी उन्होंने क्यों ऐसा कहा है कि वो पता नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं इस भावत रत्नाकर के अंदर जिसके रिजल्ट आपको मिलते नहीं है कि वो ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन ऐसा उन्होंने श्लोक बनाया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो गुरु जो है हमारा वो धन कारक है, लेकिन वो व्यय स्थान के अंदर विराजमान है, लेकिन उसके साथ राहु विराजमान है, तो राहु योगप्रद माना गया है, लेकिन गुरु को योगप्रद नहीं माना गया है क्योंकि वो तीसरे और 12वें स्थान का मालिक है, इसी वजह से वो योगप्रद नहीं माना गया है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 10 के बारे में। श्लोक नंबर 10 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मकरे जायमानस्य चंद्र कर्कटे स्थित मकरस्य दरासुनु राजयोग प्रदो भवेत्। इसका मतलब यह है कि मकर लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हो और चंद्र कर्क राशि के अंदर, मंगल मकर राशि के अंदर विराजमान हो तो राजयोग प्रद होता है। अब कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे तो देखिए इधर लग्न स्थान है जो हमारा वो मकर लग्न है। मकर लग्न के अंदर मंगल विराजमान है और चंद्र हमारा जो है वो कर्क राशि के अंदर 7वें स्थान के अंदर विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो वो आपका राजयोगप्रद होता है, क्योंकि देखिए स्व राशि जो है हमारी चंद्र है और उच्च राशिस्थ जो लग्नस्थ मंगल है। मकर लग्न के अंदर जो मंगल है वो लग्न स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो मकर का मंगल आपको उच्च देता है, उच्च फल होता है, क्योंकि वो उच्च राशि के अंदर विराजमान है तो वो ज्यादा अच्छा फल देता है। और एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि कर रहे हैं। लग्न के अंदर उच्च का ग्रह और साथ में 7वें स्थान के अंदर स्वगृही चंद्र दृष्टि लग्न को बल देते हैं।
इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि दोनों की अगर ऐसी कंडीशन बनती हो तो राजयोग कारक फल आपको मिलता है। और तीसरी कंडीशन, तीसरा ये भी है कि देखिए चंद्र मंगल दोनों है वो मित्र ग्रह है, तो इस ये भी एक पॉइंट आउट है कि दोनों मित्र ग्रह होने की वजह से भी आपको राजयोग कारक फल मिलता है। तो आज हमने बात की श्लोक नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। श्लोक नंबर 8 के अंदर हमने देखा कि लग्न के अंदर सूर्य चंद्र बुध हो और 12वें स्थान के अंदर शुक्र मंगल हो, तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपके भाई वो तो भाग्यशाली होते ही, लेकिन आप भी खुद भाग्यशाली होते हैं। और उसके बारे में हमने बताया कि ऐसा क्यों कहा गया है। और 9वें स्थान के अंदर हमने ये देखा कि अगर मकर लग्न हो और 12वें स्थान के अंदर राहु गुरु विराजमान हो तो राहु योगप्रद होता है, लेकिन ऐसे साथ में ये भी कंडीशन रखी है कि 9वें स्थान के अंदर शनि बुध विराजमान हो तो वो जातक भाग्यशाली होता है। और 10वें श्लोक के अंदर हमने ये जाना कि लग्न के अंदर लग्न स्थान के अंदर मंगल हो और 7वें स्थान के अंदर चंद्र हो, तो ये ऐसी कंडीशन अगर बने तो वो जातक राजयोग कारक फल मिलता है उसको और कुंडली राजयोग कारक बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।